हेलो एवरीवन, आईएएस प्रेप में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डेली प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872, 1875, 1878, 1882 या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए अपना आंसर कमेंट में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 को, ठीक है। और इसको लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया था। इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं। और ये कानून विशेषता अमृत बाजार पत्रिका को लक्षित करने के लिए लाया गया था। मतलब मेन ये अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट करके ही ये कानून लाया गया था, ठीक। और इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेटों को स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों से बॉन्ड लेने का अधिकार दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस काले कानून को निरस्त कर दिया, ठीक। यानी कि इसको लेके आए थे लॉर्ड लिटन 1878 में, ठीक। और इसको निरस्त कर दिया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको लेके कौन आया था और इसको निरस्त किसने किया था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय, ये इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, मैं इसको लिख दे रही हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया? अध्यक्षीय भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? देखिए कमेंट में अपने आंसर बताइए। इसका उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, जो कि हुआ था 1906 में। देखिए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का लक्ष्य रखा था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज पर भी प्रस्ताव पारित किए थे। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि 1905 में ही बनारस का अधिवेशन हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, है ना, इनमें फूट पड़ गई थी। फिर बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों फिर से एक हुए। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। यह अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था। ये पीवाईक्यू है ना, कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इसको भी याद रखिएगा। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, चौरी चौरा या उपयुक्त में से कोई नहीं? गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से, जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी 1918 में, और इसके बाद फिर खेड़ा हुआ था, ये भी 1918 में होगा, ठीक है। ये फेब में था और ये मार्च में शुरू हुआ था, ठीक। तो यह याद रखिएगा कि गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से। और चंपारण है कहाँ? ये बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था। ये आंदोलन तिनगठिया पद्धति के विरोध में था। इसमें क्या होता था कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की कृषि अनिवार्य कर दी गई थी, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था, है ना। और राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण
फिर गांधी जी वहां पे गए थे और इस आंदोलन की सफलता पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी PYQ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत में सविनय अवज्ञा का पहला उदाहरण था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किसने किया था? RC दत्त, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या उपयुक्त में से कोई नहीं? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने किया था। सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से यानी कि डेटा के माध्यम से उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत की संपत्ति को एक सुनियोजित तरीके से भारत से बाहर यानी कि इंग्लैंड में भेज रहे हैं। ठीक, और इन्होंने इसको क्या बोला? इविल ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है, क्या बोला इसको? इविल ऑफ ऑल इविल्स। ये याद रखिएगा। और इन्होंने कितनी बताई प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपए। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए बताई थी। ठीक है, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का पहला प्रयास किया था और इसे 20 रुपए बताया। RC दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखकर इस सिद्धांत को और ज्यादा विस्तारित किया और डिटेल में इसके बारे में बताया। और दादा भाई नौरोजी जो है वो ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? ऑप्शंस देखिए, कमेंट में बताइए। कुल पशुधन की संख्या है 67.8 मिलियन। ठीक है, ये देखिए 20वीं पशुधन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन की संख्या लगभग 67.8 मिलियन है और भारत के कुल पशुधन का लगभग 13.41% हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही है। पशुगणना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है और इसके पहले वाले टेस्ट में हमने ये देखा था कि उत्तर प्रदेश भैंसों की संख्या में देश में पहले स्थान पर है और भारत में पहली पशु गणना कब हुई थी? 1919 और 1920 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382, 829, 912, 1028 या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व यह है आपका 829। ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या होती है ना, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। 2011 के अगर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देखें तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि और राष्ट्रीय औसत कितना है? वो 382 है। ठीक है, और 2001 में यानी कि इससे पहले जब जनगणना हुई थी तब उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 690 था, यानी कि 2011 में ये बढ़ के कितना हो गया? 829 हो गया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी पूछता है डायरेक्ट ऐसे कि सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? आपको 4 या 5 ऑप्शन दे देगा और उसमें में से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और सबसे कम कौन सा है? वो श्रावस्ती, वो ललितपुर है, आप ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ना? उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 22.3। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3% हिस्सा कैसा है? नगरीय है, यानी कि जो शहरों में रहता है। और 77.7% जनसंख्या अभी भी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है ना, यानी कि सबसे ज्यादा
नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये हम लोग देख चुके, गाजियाबाद है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने दो फैक्ट यहाँ पे देखे। यहाँ पे जो बात हम लोग ने करी थी वो जनघनत्व की थी, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व भी गाजियाबाद में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी गाजियाबाद है। लेकिन सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है। और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वो कौन सा है? श्रावस्ती है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शंस देखिए, कमेंट में बताइए। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में सजा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की शक्ति देता है जहां सजा जो है सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई हो या संघीय कानून के विरुद्ध हो। और क्षमा में सजा और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। ठीक, और ये शक्ति राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, लेकिन फिर भी इसमें इसको मंत्रिपरिषद की सलाह का ये प्रयोग करता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। और इसके बाद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें है? 161 में है। ठीक, और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य अदालत की सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25, 30, 35, 40 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 है। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? ये अनुच्छेद 157 में बोला गया है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों को परिभाषित करता है, जिसमें न्यूनतम आयु 35 वर्ष अनिवार्य है। और क्या अनिवार्यताएं हैं? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, और वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना? ये ध्यान रखिएगा, नहीं होना चाहिए। कहाँ का निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए? राज्य विधानसभा का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये दोनों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? 10%, 15%, 12%, 20% या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये याद रखिएगा, ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रावधान किया गया था। ठीक, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रशासनिक खर्चों को कम करने और दल बदल को रोकने के लिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा के 15% तक सीमित कर दिया गया, और ये नियम केंद्र में प्रधानमंत्री सहित राज्यों में मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान 164(1)(a) के तहत जोड़ा गया था, और छोटे राज्यों के लिए भी न्यूनतम 12 मंत्रियों का ही प्रावधान अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली इसका एक्सेप्शन है। दिल्ली विधानसभा के लिए मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कुल सदस्यों का कितना है? 10% है। ठीक, बाकी के लिए 15% है, दिल्ली के लिए 10% है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है तो वो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए गए दाग रोधी कपड़ों में मुख्य रूप से पदार्थ के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस पढ़िए। उच्च तापीय चालकता, जल विकर्षक गुण, चुंबकीय आकर्षण, रेडियोधर्मिता या विद्युत प्रतिरोध। क्या है? दाग रोधी। यह है आपका जल विकर्षक। देखिए, नैनो स्तर पर कपड़ों के सतह को जल विकर्षक बनाया जाता है ताकि तरल पदार्थ सतह पे ना टिक सके। ये तकनीकी किस पे आधारित होती है? लोटस इफेक्ट पे, यानी कि कमल के पत्तों जैसा है। और आपने देखा होगा कि अगर उसमें पानी की बूंद पड़ती है तो वो रुकती नहीं है, है ना, वो गिर जाती है।
तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, लोटस इफेक्ट बोलते हैं। इसी तकनीकी पे इसको बनाया गया है जिससे कि कपड़ों को गंदगी और नमी से बचाया जा सके, और इससे कपड़ों के हवा पार होने की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। और रिचर्ड फैनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का वैचारिक जनक माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित गोल्डन राइस का मुख्य उद्देश्य किस मानवीय स्वास्थ्य समस्या का समाधान करना है? गोल्डन राइस, कमेंट में बताइए अपने आंसर। गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए, गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बीटा कैरोटीन से समृद्ध किया जाता है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है और बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और इसका रंग इसकी वजह से क्या होता है, हल्का पीला या सुनहरा होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहते हैं। और भारत में व्यावसायिक खेती के लिए सिर्फ एक जीएम फसल को अनुमति दी गई है, वो कौन सी है, बीटी कॉटन। ठीक है, और भारत में जैव विविधता विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1986 में। ये जो आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं, आप इसको भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में, है ना। तो ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करते चलिए साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा के संदर्भ में ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है जो मोबाइल पर प्राप्त होता है? ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड। देखिए, वन टाइम पासवर्ड एक गतिशील पासवर्ड है जो एक लॉगिन सत्र या एक लेन देन के लिए मान्य होता है। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एकमात्र हिस्सा है जो सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये आमतौर पे 4 से 6 अंकों का होता है और कम समय के लिए ही ये वैलिड रहता है। इसका उद्देश्य अनअधिकृत पहुंच और साइबर धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग क्यूआर का प्रयोग करते हैं, क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। और भारत में यूपीआई का संचालन कौन करता है, एनपीसीआई। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, इसको याद रखिएगा। ठीक, यूपीआई का संचालन कौन करता है, एनपीसीआई करता है। आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये तो आप सबको पता है, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। अब हम आते हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन पर। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए वार्सा अंतरराष्ट्रीय तंत्र की स्थापना किस वैश्विक सम्मेलन में की गई थी? COP15 कोपेनहेगन, COP21 पेरिस, COP19 वार्सा, COP26 ग्लासगो या COP27 शर्म अल शेख। ठीक, तो वार्सा अंतरराष्ट्रीय तंत्र की स्थापना COP19 वार्सा में हुई थी। देखिए, कब हुई थी इसकी स्थापना, 2013 में, COP19 के दौरान। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ी हानियों और क्षति को संबोधित करना है। यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। हाल ही में COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की ऐतिहासिक मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? लोहे के चने चबाना मतलब अत्यधिक कठिन संघर्ष करना। अच्छा, इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसमें मैं ये बता दे रही हूं आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ये क्षेत्र होगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन और यहां पे होगा अधिकारों को वास्तविक बनाने हेतु कौन सी
अंतरराष्ट्रीय रणनीति अपनाई गई। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन और अधिकारों को वास्तविक बनाने हेतु कौन सी अंतरराष्ट्रीय रणनीति अपनाई गई? ये अपनाई गई इचियोन रणनीति। ये क्या होती है इचियोन रणनीति? ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को वास्तविक बनाने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र का पहला साझा लक्ष्य है और इसका लक्ष्य संख्या 7 का मुख्य केंद्र बिंदु आपदा जोखिम प्रबंधन में विकलांग समावेशिता यानी कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिवनेस को अपनाना है और ये सुनिश्चित करता है कि आपदा राहत और पुनर्वास के दौरान विकलांगों की विशेष आवश्यकता का ध्यान रखा जाए, है ना। और इसे यूनेस्कैप द्वारा 2012 में अपनाया गया था। यूनेस्कैप क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। और भारत इस रणनीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है ना। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी इसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है? WHO, यूनेप, UNDRR, विश्व बैंक या ग्रीन पीस इंटरनेशनल? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। अब इसके बारे में देख लेते हैं। UNDRR पूर्व में ये UNISDR था और ये आपदा जोखिम के वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करने के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? GAR रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की समीक्षा करता है और ये जो है देशों में आपदाओं से निपटने के लिए एक साक्ष्य आधारित नीतिगत सुझाव भी प्रदान करता है। और UNDRR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। UNDRR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 2022 की GR रिपोर्ट में दुनिया के पॉली क्राइसिस की ओर बढ़ने की चेतावनी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी कि GII में भारत की रैंकिंग क्या है? 35, 38, 40, 42 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 38वीं। और ये GII निकालता कौन है? ये निकालता है वाइपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये इसके द्वारा निकाली जाती है और इसमें भारत निम्न मध्यम आय वर्ग के देशों में नवाचार नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात और में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसमें? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात में। और GII पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 2007 में। और उत्तर प्रदेश ने राज्य नवाचार सूचकांक में बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी में सुधार दर्ज किया है। ठीक, अब क्योंकि इसमें यूपी का नाम आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने राज्य नवाचार सूचकांक में बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी में सुधार किया है। सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की वैश्विक समय अवधि क्या निर्धारित करी गई है? यह हमारे आपके सिलेबस में ये इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स का ये पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की वैश्विक समय अवधि क्या निर्धारित करी गई है? 2015 से 2030 तक। और ये ह्यूगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है। ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 15 था, इसके बाद फिर सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया और इसमें 4 प्राथमिकताएं और 7 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और ये आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। और सेंडाई सम्मेलन जापान के मियागी प्रांत में आयोजित किया गया था और भारत ने इस फ्रेमवर्क को अपनाते हुए अपनी पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की थी? 2016 में जारी की गई थी। भारत ने 2016 में जारी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो कि कब से कब तक था? 2005 से 15 का। इसका प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रों और समुदायों की आपदाओं के प्रति सहनशीलता को बनाना। ठीक है, इसका नारा क्या था? राष्ट्रों और समुदायों की आपदा के प्रति सहनशीलता का निर्माण। 2005 में से कोबे जापान में विश्व आपदा सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था और ये 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन पर एक व्यापक वैश्विक योजना के रूप में उभरा और इसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एकीकृत करने पर बल दिया। और ह्यूगो फ्रेमवर्क ने आपदा प्रबंधन के 5 विशिष्ट प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की थी और इसने किसका स्थान लिया था? इसने योकोहामा रणनीति का स्थान लिया।
फिर इसका स्थान ह्यूगो ने लिया और फिर ह्यूगो का स्थान किसने ले लिया, सेंडाई फ्रेमवर्क ने ले लिया। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अतिवृष्टि शब्द में प्रयुक्त अति उपसर्ग का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अति का मतलब होता है अधिक या सीमा से परे या ज्यादा या ऊपर, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? वॉशिंगटन डीसी, वियना, जेनेवा, रोम या नैरोबी? यूएनडीआरआर का मुख्यालय है जेनेवा में। ये देखिए, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई और ये सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की निगरानी और वैश्विक समन्वय करता है। और यह प्रति 2 वर्ष में कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और यूएनडीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। यूएनडीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये आपदाओं के आर्थिक और मानवीय प्रभावों के बारे में दुनिया भर के देशों को डेटा और विशेषज्ञता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, इसका उत्तर होगा 1990 से 2000। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर आपदा जागरूकता और शमन प्रयासों को गति देने के लिए 1990 से 2000 के दशक को IDNDR घोषित किया है। और यह घोषणा 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 44/236 के माध्यम से की गई थी। इतनी डिटेलिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये तो बस इसलिए ताकि आपको इसका रेलिवेंस समझ में आ जाए। इसका मेनली उद्देश्य आपदाओं से होने वाले जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना था। और इसी दशक की सफलता ने भविष्य के ह्यूगो और सेंडाई फ्रेमवर्क की नींव रखी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसका अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को हर साल। और इस दशक के दौरान पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली 2025 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा प्रसंस्करण के लिए किसकी स्पष्ट सहमति अनिवार्य की गई है ना? तो ये तो हम सबको पता है कि 18 साल से अगर कोई कम होगा तो उसके लिए उसके माता पिता या उसके कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। ये देखिए, केंद्र सरकार ने डेटा गोपनीयता को मजबूत करने के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की अनिवार्य सहमति का नियम लागू किया है। यह नियम DPDT अधिनियम 2023 के तहत उपनियमों के रूप में अधिसूचित किया गया है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए वेरिएबल एज गेटिंग सिस्टम लागू करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 3 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मानकों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में गुजरात ने और छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उत्तर प्रदेश ने अचीवर श्रेणी में अपनी स्थिति में 12% का सुधार किया है ना? इसमें उत्तर प्रदेश की कैटेगरी आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कैटेगरी क्या है? अचीवर्स की है। और भारत का लक्ष्य क्या है? 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का। और PM कुसुम योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना। हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने किस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत शुक्रयान-1 के ऑर्बिटर को शुक्र की कक्षा में स्थापित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस देखिए, कमेंट में इसका उत्तर बताइए। यह है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करना। और मिशन में सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किया गया है जो शुक्र के घने बादलों के पार देख सकता है। यह मिशन शुक्र के सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों और ज्वालामुखी गतिविधियों की जांच करेगा। और इसरो ने इसको LVM-3 रॉकेट के
LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है, इससे लॉन्च करने की योजना बनाई है, ठीक है। और ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान ही है ना। ये भी पूछा जा चुका है। ये ऐसे पूछ लेता है कि जुड़वा बहन किसको कहते हैं, किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को और पृथ्वी को, ठीक। इसके अलावा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारत के अधिकांश उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना है, ठीक है। कितनी राशि आवंटित करी गई है? 3,435 करोड़ रुपए, ठीक है। ये योजना सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा भुगतान में चूक के मामलों में बस ऑपरेटर को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और इसका प्राथमिक लक्ष्य देश में 38,000 से अधिक ई बसों की तैनाती में सहायता करना है। और इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और ये योजना पीएम ई बस सेवा योजना का ही एक घटक है जो सार्वजनिक परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन पर केंद्रित है। नवंबर 2025 में संपन्न हुए भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते के वार्ता के दौर में किस क्षेत्र को संवेदनशील सूची से बाहर रखने पर सहमति बनी है? इसके कमेंट देखिए, इसके ऑप्शंस देखिए आप। ये होगा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। देखिए, भारत और जीसीसी के बीच नवंबर 2025 में हुए समझौते के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को पूर्ण उदारीकरण के अंतर्गत रखा गया है। जीसीसी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी ब्लॉक है और यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और जनशक्ति के निर्बाध प्रवाह पर केंद्रित है। भारत ने अपने घरेलू डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए डेयरी उत्पादकों को संवेदनशील सूची में बनाए रखा है, ठीक है। और जीसीसी में 6 देश शामिल हैं। कौन कौन से? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। और भारत का लक्ष्य इस समझौते के माध्यम से गैर तेल निर्यात को 25% तक बढ़ाना है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस खुशबू में आपको कराएंगी, जिसमें आपके कंप्यूटर, डीआई और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होंगे। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को मेंशन करें और अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का। हम लोग हर रोज इस बारे में बात करते हैं कि यूपी स्पेशल का पोर्शन इस बार आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, तो इसलिए इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत नामांतरण म्यूटेशन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो संपत्ति के हस्तांतरण की स्थिति में अनिवार्य है? ये आपको बताना है। और ये यूपी स्पेशल का टॉपिक है या फिर आप इसको ग्राम विकास में भी ले सकते हैं, ग्राम विकास के टॉपिक में भी मान सकते हैं क्योंकि जो लेखपाल का काम होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ग्राम विकास में, तो वो क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं। तो इसमें बताना वो कौन सी धारा है जिससे जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में नामांतरण होता है उसका डिटेल दिया गया है, तो वो है धारा 34। अब देखिए धारा 34 क्या कहती है, यूपी रेवेन्यू कोड कहते हैं इसको, 2006 में बनाया गया था। इसमें हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त भूमि की अधिकारों की रिपोर्ट और नामांतरण की प्रक्रिया निर्धारित करी जाएगी। कैसे होता है? देखिए नामांतरण का मतलब क्या हुआ, नामांतरण का मतलब ये होता है कि किसी को कोई प्रॉपर्टी जो है वो बेची गई है या फिर गिफ्ट करी गई है या फिर क्या कहते हैं दी गई है या उत्तराधिकार में मिली है, तो उसको नाम चेंज कराना पड़ता है, तो जो नाम चेंज कराते हैं उसको नामांतरण कहते हैं। अब इसमें 34 के धारा 34 के अंदर कर जिसे भी कब्जे द्वारा कोई अधिकार प्राप्त होता है उसे तहसीलदार को सूचित करना अनिवार्य है। आपको बताना है कि ये जमीन हमें कब्जे में प्राप्त हुई है तो उस पर अब नामांतरण होगा, अब आपका नाम उस पर लिखा जाएगा, तो ये चीज होती है। और ये कब संहिता लागू हुई? 11 फरवरी 2016 से
ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर अब नीति आयोग का क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये भी ग्राम विकास के ही क्वेश्चन मानिए, क्योंकि ग्राम विकास में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण एरिया में, उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले विकसित किए जाएंगे और उनके मतलब विभिन्न मानक जो हैं उस पर कितने जिले विकसित करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो वो हैं 8 जिले। देखिए इसमें ये जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम था, ये जनवरी 2018 में शुरू किया गया था नीति आयोग द्वारा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले लिए गए थे, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो भी जिले पिछड़े हैं उनको लिया गया है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और वो एक बेहतर स्थिति में आ सके, जहाँ पे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधाएं और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, रोड, सड़क, ये सब बहुत ही बेहतर स्थिति में आए, जिससे उनका ग्रोथ हो सके। तो जिसमें आप देखेंगे तो बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और सोनभद्र, ये 8 जिले हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये 8 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो यूपी में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया है उसमें इनमें से कौन सा जिला नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऐसा जिला रहेगा जो इन 8 में से नहीं है, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये 8 के नाम याद करने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फोरेंसिक साइंसेज, ये नाम है, की स्थापना किस स्थान पर की गई है। तो ये आपको बताना, जो फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है वो कहाँ बनाया गया है यूपी में। तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट हम जो पढ़ते हैं वो लखनऊ में ही बनाए गए हैं, तो ये भी लखनऊ में बनाया गया है। और ये चीज आपको हर रोज इंस्टीट्यूशंस पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको यूपी के सारे इंस्टीट्यूशंस तैयार होते चले। उनका वो कब बनाए गए, वो कहाँ पर हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका लखनऊ हो जाएगा। अब देखिए लखनऊ के सरोजनी नगर उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के सरोजनी नगर में है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की पहली महिला फॉरेंसिक लैब बनाना भी लखनऊ में प्रस्तावित है। अब ये प्रस्तावित कर दिया गया है, अब जब बन जाएगा तो फिर हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये बात बोली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कन्या सुमंगला योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य आपको बताना है। तो उसका उद्देश्य इन 4 ऑप्शन में से ही है कोई, तो वो क्या है, वो है बालिकाओं की शिक्षा, पालन पोषण में आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखिए कन्या सुमंगला योजना जो है वो 2019 में शुरू करी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। और ये बालिकाओं की शिक्षा, पालन पोषण में आर्थिक सहायता, तो इसमें 6 चरण होते हैं। तो सबसे पहले जन्म के बाद टीकाकरण होगा। टीकाकरण के बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट में, फिर 6th में, फिर 9th में ये एडमिशन, फिर स्नातक में। तो इसका मतलब 6 चरणों में 1 2 3 4 5 6 चरण है, जिसमें आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। और इन 6 चरणों के बाद जो इसका मतलब क्या है कि जन्म से सशक्त बनाने तक का प्रोसेस जो है वो इसमें किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर ये चीज गवर्नमेंट का सोचना है और उन्होंने बालिकाओं के लिए ऐसा किया है। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु गठित किया गया है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा। तो जो बीडा है वो वैसे ही है जैसे कि आप पढ़ते हैं स्थापना की अधिसूचना सरकार द्वारा किस वर्ष दी गई है। जब हम बीडा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला तो ये स्थापना कब करी जाएगी, इसकी घोषणा कब करी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 2023 में और इस पे काम शुरू भी हो गया है, ये बनाया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे नोएडा बनाया गया है, नोएडा की ही तर्ज पे हम बीडा बना रहे हैं,
और इसके हेडक्वार्टर को हमने झांसी में बनाया, क्योंकि आप देखेंगे बुंदेलखंड का एरिया तो उसमें झांसी भी आता है, तो झांसी को इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आर्थिक प्रभाव को लाभ उठाना। मतलब कि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का डेवलप किया जाएगा या फिर बीड़ा बनाया जाएगा, तो जो बुंदेलखंड का एरिया है वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, तो वो डेवलप होगा तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उस पर प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये सारी चीजें सोचकर इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास में राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, जिसे एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, की स्थापना किस तिथि को की गई थी, जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था थी। आपने पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना, हर 5 साल के लिए एक योजना बनाई जाती थी जिसको प्लानिंग कमीशन बनाता था, योजना आयोग, और उसको अंतिम रूप से जो क्या कहते हैं अनुमोदित करती थी संस्था, वो एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वो कब बनाई गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका आंसर है 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। और ये क्वेश्चन भी पुराना हो चुका है इसलिए क्योंकि अब इसको प्लानिंग कमीशन को और एनडीसी को समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर नीति आयोग को बना दिया गया है। 2015 में इनके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया था। तो क्वेश्चन लेकिन कभी कभार फ्रेम हो जाते हैं, तो आप एनडीसी क्या है, कब बनी थी, उसका काम क्या है ये, और प्लानिंग कमीशन क्या है, कब बनी थी ये, और प्लानिंग कमीशन में जो वो 5 ईयर प्लान्स बनते थे उनके बारे में भी थोड़ी बेसिक नॉलेज जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कहते हैं, स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। ये एक गैर संवैधानिक, गैर संविधिक निकाय था, जिसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, क्योंकि इनका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी आर्टिकल में नहीं बात करी गई है एनडीसी के बारे में, तो इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नॉन स्टैट्यूटरी इसलिए है क्योंकि किसी एक्ट के थ्रू इसको नहीं बनाया गया है, तो इसलिए। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे, जिससे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का वो फुलफिल हो सके, कि हाँ सारे स्टेट को भी जो प्लान किया जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज, उसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बात थी। तो इसलिए बनाया गया था। अब इसको हटा दिया गया, नीति आयोग है, तो अब सारे काम नीति आयोग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी, क्योंकि जो सतत विकास गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, वो 2030 तक हमें पूरी करनी है। तो उसी के तर्ज पे जो नीति आयोग है उसने भारत के लिए एक एसडीजी सूचकांक बनाया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सूचकांक है इसका पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति को ट्रैक करता है। तो पहला संस्करण, पहला इनकी रिपोर्ट कब आई थी एसडीजी पे, तो ये आपको बताना है। तो ये आई थी 2018 में। ठीक, ये आप देख सकते हैं 2018 में। तो इसमें ये बताया गया था, और इसको देखिए इसमें हेल्प कौन कर रहा है नीति आयोग की, मॉस्पी। मॉस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसी को हम मॉस्पी कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि जो एसडीजी गोल्स हैं ये वर्ल्ड लेवल पे भी डिसाइडेड है, उसी पे काम करना है। तो एसडीजी गोल्स के ही तर्ज पे ये बना दिया गया। तो यूनाइटेड, वो क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ने हेल्प करी है मॉस्पी के साथ मिलकर इस सूचकांक को बनाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है कि जो एसडीजी नीति आयोग बनाता है उसमें किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की मदद करी है, तो वो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, अब ये क्या है, ये भी आपका ग्राम विकास के टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन ग्राम विकास से आने हैं, तो हम उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिले। कि किस विशिष्ट धारा, इसमें धारा आपको बताना है कि अधीन चकबंदी प्रक्रिया के समापन के पश्चात नए मानचित्र और खतौनिया अधिकार अभिलेख, जिसे कहते हैं रिकॉर्ड, की तैयारी
का प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी धारा है जिसमें जो चकबंदी अधिनियम 1953 की किस विशिष्ट धारा के अधीन चकबंदी प्रक्रिया के समापन के पश्चात जो नए मानचित्र बनाए जाएंगे, ठीक है, और जो खतौनियां बनाई जाएंगी की तैयारी का प्रावधान किया गया, कौन सी धारा है वो, ये आपको बताना है। कि जैसे क्या होता है कि समय के साथ वहां का ज्योग्राफी चेंज होता है, या वहां पे ये चीज चेंज हो रही है कि आज ये प्रॉपर्टी किसकी है, कल वो किसी और को हो गई, स्थानांतरित हो गई, या फिर किसी का और नाम आ गया, किसी ने कब्जा ले लिया, कुछ भी कर लिया, तो नए नक्शे बनाए जाते हैं। तो नए नक्शे का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ किस धारा के अंतर्गत बनाया जाता है, तो वो धारा 27 होती है। ये आपको इसमें बताना था, ठीक है। धारा 27 यह अनिवार्य करती है कि चकबंदी योजना के क्रियान्वयन के बाद नए भू अभिलेख तैयार किए जाएंगे, ठीक है। जो नए भू अभिलेख होंगे उनको धारा 27 के अंतर्गत ही तैयार किया जाता है, ठीक है। और धारा 28 की अगर बात करें तो अधिकार अभिलेखों के वितरण से संबंधित है, जिसको हम खतौनी बोलते हैं। अधिकार अभिलेख क्या है? खतौनी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीजीके का है कि पूछ रहा है जो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है वो किसने बनवाया था। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिलेगा, किसने बनवाया था और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा, वो क्वेश्चन आता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो आप इसका आंसर बताएंगे लखनऊ, ठीक। और पूछेगा किसने बनवाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असफुद्दौला, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ग्रामीण समाज शास्त्रीय अध्ययन के संदर्भ में रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी की 4 विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय की 4 विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। 4 विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पर निर्भरता है, जिसको हम इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं, ये शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या शामिल है कि इन्होंने जो क्या कहते हैं लघु समुदाय की परिकल्पना दी थी, उसमें देखिए लघुता एक शामिल है। लघुता का मतलब क्या हो गया कि समुदाय इतना छोटा होता है कि वह सीधे अवलोकन की इकाई बन जाता है। कोई भी अवलोकन करना है, छोटा समुदाय है, डायरेक्ट उसका अवलोकन कर लिया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है? समरूपता, जिसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं। समरूपता का मतलब कि सभी का जीवन शैली, सभी के जीवन जीने के तरीके, विचार और व्यवहार समान होंगे। फिर होता है विशिष्टता। अब विशिष्टता क्या होगी कि जितने तरह के लघु समुदाय होंगे सबकी एक अपनी विशिष्टता अलग अलग होगी, समुदायों से स्पष्ट रूप से अलग पहचान होगी। अगर आप जैसे मान लीजिए ये 3 समुदाय हैं तो इनकी अलग पहचान, इनकी अलग पहचान, इनकी अलग पहचान, ये चीज हो गई विशिष्टता। अब आत्मनिर्भरता, और ये इतने सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि अपना सारा काम खुद ही कर सकते हैं और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये लोग सक्षम होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा के प्रावधान के तहत प्रत्येक जनपद के लिए एक समेकित ग्राम निधि, जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड विलेज फंड, की स्थापना की गई है। अब इसमें आपको बताना है कि समेकित ग्राम निधि की स्थापना किस धारा के अंतर्गत करी गई है, तो वो हो जाएगा आपका धारा 68। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है ये कर्ता कौन है? कलेक्टर द्वारा संचालित करा जाता है। ये समेकित ग्राम निधि स्थापित कर दिया गया जिसे कलेक्टर द्वारा मैनेज किया जाएगा। वो इस निधि का मुख्य उद्देश्य भूमि प्रबंधन समितियों के खर्चे और विधिक शुल्क का भुगतान करना होता है। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्राप्तियों का एक निश्चित प्रतिशत जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो इस निधि में जमा किया जाता है। मतलब कि इस निधि में जो पैसे आएंगे वो ग्राम पंचायत जमा करेगी और ग्राम पंचायत का एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपकी जो भी इनकम हो रही है उसका इतना परसेंट हम क्या कहते हैं इस निधि में डालेंगे, ठीक। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आ गए अपने कंप्यूटर के पोर्शन पे। रोज आपको 5 क्वेश्चन की कंप्यूटर की प्रैक्टिस कराई जा रही है क्योंकि आपके लेखपाल के एग्जाम में 15 नंबर का कंप्यूटर जोड़ा गया है। तो कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना है और आप यहाँ पर सिलेबस के सारे टॉपिक
प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वर्कलोड को तेज करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हार्डवेयर घटक कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब सीपीयू है कि जीपीयू है कि टीपीयू है कि रैम है। तो रैम तो मेमोरी होती है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें हो जाएगा टीपीयू, जिसे हम बोलते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और ये जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये टेंसर मैथमेटिक्स पे काम करता है, जो कि सबसे एडवांस वर्जन है कैलकुलेशन का, जिससे हम बहुत ही हाई स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं और जिसका यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए टीपीयू जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसे गूगल ने बनाया है, इन्होंने विकसित किया है। और इसका काम क्या है, तंत्रिका नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग के लिए विकसित किया गया है, या डेटा को बहुआयामी सारणियों, जिसे हम टेंसर कहते हैं, प्रसंस्करण के लिए अत्यधिक अनुकूलित है। मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस मैथमेटिक्स के जहां पे भी कैलकुलेशंस आएंगे, या हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें उसको टैकल करने के लिए। अगर आप बात करेंगे तो सीपीयू भी प्रोसेसर है और टीपीयू भी प्रोसेसर है, पर सीपीयू से टीपीयू बहुत एडवांस प्रोसेसर है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी काम कर सकता है और बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही काम करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या करेगा, अधिक ऊर्जा कुशल, एनर्जी इफिशिएंट है, तो आपको कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा क्या है, बहुत फास्ट है, जितना काम आप सीपीयू से लेते हैं उससे 10 गुना 100 गुना तेज ये काम कर सकता है, इसलिए हम टीपीयू में जा रहे हैं अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं। अब देखिए स्पाईवेयर मुख्यतः किस उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है। स्पाईवेयर जो मालवेयर है वो मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। अब ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपको सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो स्पाईवेयर है वो किस उद्देश्य के लिए काम करता है, तो उसका काम है उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। तो क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू स्पाईवेयर किसी के फोन में या लैपटॉप में डाल दिया गया या भेज दिया गया। अब वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहा है, और ये यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि उसके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी स्पाईवेयर आ चुका है। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक, व्यक्तिगत जानकारी चुराने का काम करता है। और ये सारा ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं वो इनका यूज करती हैं, जो कि डेटा हैक करना चाहती हैं। अब देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भौतिक वातावरण से डेटा जैसे तापमान और दबाव एकत्र करने वाले प्राथमिक इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम जो ऐसी डिवाइस यूज करते हैं जो हमें तापमान, प्रेशर कैसा है, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें बताती है, उस डिवाइस को या उस इनपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेंसर। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके पास एक ये डिवाइस है, इसमें एक ये सेंसर लगा दिया। अब ये सेंसर, ये डिवाइस आपके रूम में लगी हुई है और ये वहां का टेम्परेचर देख रही है, मेजर कर रही है। तो जैसे उसने ये चीज देखी कि टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो उसने जो उसकी डिवाइस है उसको इंडिकेशन दिया कि टेम्परेचर बढ़ गया है, एसी ऑन करो, तो एसी ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर एसी टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे मेंटेन कर देगी। पर अगर टेम्परेचर मान लीजिए और डाउन होने लगा, 20 हो गया, 18 हो गया, तो फिर ये जो सेंसर है वो फिर ये बताएगा कि रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसको एक रूम टेम्परेचर में मेंटेन करिए, तो एसी ऑफ कर दीजिए, तो एसी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये सेंसर डिवाइस जो होती हैं, ये जो आसपास की चीजें हैं उसको सेंस करके उससे रिलेटेड डेटा जो है वो अपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली जो डिवाइस है उसको भेजती हैं कि यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, तो इसको चेंज करना है या सही है या इसको मॉनिटर करना है। तो ये सारी चीजें होती है सेंसर के थ्रू। ठीक है, अब देखिए प्राप्त उसे डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग, जैसे हमने ये पढ़ा है
कि जो सिग्नल कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो एनालॉग होते हैं, तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती हैं। जैसे ये सेंसर क्या करेगा, नमी को मेजर कर लेगा, प्रकाश को देख लेगा, गति को देख लेगा, गैस जैसी विभिन्न मापदंडों का माप कर सकता है। तो बड़े बड़े सेंसर्स बड़े बड़े एरिया में लगाकर हम देख रहे हैं कि वहाँ का कैसा कैसा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। और इसी से हम स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी की परियोजना में इसका यूज कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई क्रॉप लगानी है जिसपे एक टेम्परेचर फिक्स है कि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये क्रॉप जो है वो अच्छा ग्रो करेगी। तो इसके लिए हमने एक सेंसर लगा दिया। अब वो सेंसर आपकी डिवाइस को क्या कहते हैं, सिग्नल वो भेजता रहेगा कि अभी टेम्परेचर ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसको मेंटेन करिए। ये सारी चीजें हैं, तो हम इससे स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या अंतर है। ठीक, ये चीज आपको बतानी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, साइंटिफिक कोड्स हैं, कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं और एक से अधिक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि ये बात भी सही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होती है, साइंटिफिक कोड्स भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो जनरेशन्स की बात करते हैं, तो 5th जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 5th। तो जो प्रेजेंट टाइम में आप 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं वो एआई पे काम कर रही है। ठीक, 4th में आप बात करते तो वो माइक्रो प्रोसेसर पे काम कर रही थी, प्रोसेसर। ठीक, अगर आप 3rd जनरेशन की बात करते तो वो आईसी चिप्स पे काम कर रही थी। सेकंड जनरेशन की बात करते तो आप बोलते ट्रांजिस्टर। और ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि सेकंड जनरेशन के जो सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो किस पे डिपेंड होते थे, तो वो ट्रांजिस्टर के बने होते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस टेस्ट में। फर्स्ट जनरेशन की अगर आप बात करते तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जो कि लगभग आप कह सकते हैं 1950 से लेकर 60 तक के दशक में था। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये 60 से लेकर 70 के दशक तक था, और ये 1970 से 1980 के दशक तक। फिर 80 से अगर आप बात करेंगे तो अभी तक ये वाले प्रोसेसर चल रहे हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जो हम यूज करते हैं। और ये इस समय ऑनवर्ड्स की अभी हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर का यूज शुरू कर चुके हैं, और धीरे 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 इसमें एडवांसमेंट हो रही है और अच्छे कंप्यूटर बनते आ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछ लिया है क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे टर्म्स हैं कि आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया कि हम 4th जनरेशन से 5th पे क्यों जा रहे हैं या हम 1st से 5th पे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। पहले टेक्नोलॉजी स्लो थी, अब फास्ट हो गई। पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ही काम कर सकती थी, अब बहुत तरह के काम कर सकती है, एआई पे काम कर सकती है। तो ये सारी चीजें, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट चुन लिया कि ये काम करना है, तो उसको स्पेसिफिक करके हम उस पर एडवांस काम कर सकते हैं, इसलिए फिर साइंटिफिक कोड्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, जैसे आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट की बात करेंगे तो एआई की बात हो गई इसमें। ठीक, मशीन लर्निंग की बात करिए, ठीक है, उन्नत हार्डवेयर का प्रयोग होने लगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की आप बात करेंगे तो इसमें आधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। ठीक है, जो 5वीं पीढ़ी के जो एआई को सपोर्ट करें, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप साइंटिफिक कोड देखेंगे तो वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों के लिए विशेष कोडिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, फिर हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो वो सारे इसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो
आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, ये आपको चुनना है। इसमें कौन सा है जो सीपीयू से अलग है, वो हो जाएगा आपका आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये है आंसर। क्योंकि हमने देखा है कि जो सीपीयू होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक होता है एएलयू, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, एक होता है सीयू जिसे आप कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और एक होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का ही पार्ट है। और अगर आप इसकी बात करेंगे एएलयू और ये, तो ये भी सीपीयू का पार्ट है। बस ये आउटपुट यूनिट, क्योंकि आउटपुट डिवाइस बहुत सारी ऐसी हैं जो सीपीयू का पार्ट नहीं है, इसलिए आउटपुट यूनिट इसका पार्ट नहीं है। इसमें ये 3 चीजें होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पे। ठीक है, हर रोज हम 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के कर रहे हैं, जिससे आपकी रोज प्रैक्टिस हो रही है। और मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस करना, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की समझ विकसित कर सकें। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो चलते हैं हम अपने पहले हम समझते हैं कि हमारा ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ है, ये एक तालिका दी हुई है जिसमें एक कंपनी है XYZ, उसमें एक कार्यशाला जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं उसका आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और पुरुष और महिला का अनुपात दिया। देखिए टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये पुरुष और महिला का अनुपात जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग उसका आंसर निकालते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए शहर लिखे हुए हैं, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, नागालैंड। ठीक, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंगलोर और दिल्ली। तो सबसे पहले बेंगलोर और दिल्ली से कुल महिला पंजीकरण की संख्या, पटना और नागालैंड के कुल पुरुष पंजीकरण की संख्या। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1200, यहाँ लिखा है 900, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 2500, ये आपका 700 है और ये 800। ठीक, तो हमें इसमें देखिए कुल, तो अगर हम बेंगलोर और दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ कुल महिला पंजीकरण बताना है। अब यहाँ पे आप रेशियो देखेंगे तो ये 5:7, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए 11:8। फिर आप पटना देख लीजिए और नागालैंड देख लीजिए, इसमें 4:3 और ये 5:3। ठीक, अब इसमें जो यहाँ पर हैं ये मेल है और ये फीमेल है, तो हमें पहले बेंगलोर और दिल्ली में फीमेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बेंगलोर प्लस, देखिए बेंगलोर में कितनी महिलाएं हो जाएंगी, बेंगलोर में कितनी महिलाएं हो जाएंगी, अगर आप बेंगलोर में फीमेल की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल तो 1200 है और महिलाएं कितनी है इसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1200 को 7 और 5 और 7 को जोड़ दीजिए, 7 5 12 हो गया, तो 12। इसका मतलब कि जो रेशियो है, जैसे देखिए ये 5 और ये 7 लिखा हुआ है, तो अगर हम इससे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो हमें टोटल पता चलेगा। तो टोटल यहाँ पे 12 हो गई, और ये जो 7 है ये रेशियो फीमेल का है, जो ये 5 है ये मेल है। तो हमें फीमेल बताना था इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। तो आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 700। ठीक है, फिर आप बेंगलोर के बाद दिल्ली में फीमेल के नंबर निकालिए, टोटल इसमें है 950, सॉरी ये 950 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप इसको फिर ध्यान से देखिएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा मिस हो गया ग्राफ का तो आपका आंसर पूरा बदल जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। 950 और आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 और 8, यहाँ पे 19 रख दीजिए, और महिला का बताना है इसलिए 8 ऊपर हो जाएगा। अब 19 पंचे 95 0, अब ये आ गया 5 8 40 और ये 400 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बेंगलोर और दिल्ली में टोटल महिलाएं, कुल महिलाएं देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी, बेंगलोर
प्लस दिल्ली, इसमें आप कुल महिलाएं देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये आपका हो गया 700 प्लस 400, 7 3 10 और 1 1100। तो ये आप याद रखेंगे, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए अलग, बेंगलोर प्लस दिल्ली, इसमें फीमेल कितनी है 1100। अब ऐसे ही हम पटना और नागालैंड के लिए पुरुषों की संख्या निकालेंगे। तो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए चलिए पहले पटना को देखते हैं। पटना में अगर आप मेल देखेंगे तो टोटल तो 700 है, और मेल कितने हो जाएंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 4 और 4 और 3 को जोड़िए 7, तो ये 7, अब ये आ गया 100, ये आपका बन गया 400। और यही चीज़ आप नागालैंड के साथ देखिए, टोटल मेल कितने हैं, तो नागालैंड के साथ ये 800 है, और ये 5 नीचे 8 हो जाएगा, 5 3 8 होता है, तो ये आपका 100 बन गया, ये आपके बन गए 500। ठीक है, तो आप अगर इसका टोटल करेंगे, पटना प्लस नागालैंड, ये मेल कितने हुए, ये हुए 400 प्लस 500, ये हो गया आपके 900। ठीक है, तो ये हमें दो वैल्यू पता चल गई कि पटना प्लस नागालैंड में कुल मेल कितने हैं 900। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या में कितना अंतर है। अब इन दोनों में कितना अंतर है ये आपको बताना है, तो अंतर 1100 माइनस 900, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9 2 11 200, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं दी है, तो आपको रेशियो से वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया, टोटल नंबर बताया और रेशियो, तो रेशियो से पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है चेन्नई और हैदराबाद, चेन्नई हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या निकालिए। अब इसमें पंजीकृत लोगों की औसत संख्या पूछा है, तो लोगों का मतलब मेल फीमेल दोनों मिला के, तो जब हम देखेंगे तो दिल्ली, हैदराबाद और चंडीगढ़, सॉरी चेन्नई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली, इन तीनों का कुल देखिए रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, तो ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 950, 1800 और 2500, ये हुआ है। हमें इसका औसत बताना है, तो 3 वैल्यू हैं, तो हमें 3 से इसको भाग करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, फिर 0 0 और 5, यहाँ 5 आ गया, फिर 9 9 18, 1 कम 17, 17 5 22, 22 के 2 आ गई 1 हासिल, ये हो गया 2 1 3, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब इसको आपको 3 से भाग करना है, अब इसको आप कट करेंगे, 3 करने 3, 2 बचा 22, 3 7 21, 1 आ गया इधर 15, 3 5 15, 0 1750, ये औसत आ गया। ठीक है, औसत के क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, परसेंटेज के, ये रोज हम करते चल रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत लगेंगी, तो आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए। अब देखिए हैदराबाद में फीमेल पंजीकरण और पटना में पुरुष पंजीकरण, पटना में मेल के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो पहले आपको ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिए हैदराबाद में हमें फीमेल चाहिए और टोटल कितनी है 2500, तो जब आप इसको देखेंगे यहाँ लिखा है 12:13, तो 13 जो है ये फीमेल के लिए है, तो इसको यहाँ रखिए, और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसको अगर आप कट करेंगे तो ये आपका 100 हो गया, तो इसका मतलब ये 1300। हैदराबाद से कितनी महिलाओं ने पंजीकरण कराया है 1300 का। फिर पूछ रहा है पटना से कितने पुरुष ने पंजीकरण कराया है, तो वो आपके हो जाएंगे, पटना से पुरुष कितने हो जाएंगे 700, और ये 4/7, ये 400 हो गए। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात आपको बताना है, अनुपात कि हैदराबाद से महिला पंजीकरण का
पटना से पुरुष पंजीकरण से अनुपात क्या होगा, तो इसको आप कट करेंगे तो 13 और 4 में कुछ जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 13:4, 13:5, 13:4, 13:4 हो जाएगा आंसर आपका। इसका आंसर है 13:4। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए 13, 13, 13, तो सिर्फ 13 सॉल्व करने से आंसर नहीं आएगा, आपको दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज है। अब देखिए बेंगलोर में कुल पुरुष पंजीकरण, बेंगलोर में मेल का जो पंजीकरण है उसको नागालैंड के फीमेल पंजीकरण से लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसमें अधिक नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कितना प्रतिशत है, तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे क्या कहते हैं हम परसेंटेज देखेंगे कि एक दूसरे से कितने परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो बेंगलोर में मेल कितने हो जाएंगे 1200 और इसका रेशियो है 5 और ये यहाँ पे 12, ये हो गए बेंगलोर में मेल 500। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नागालैंड में महिला पंजीकरण, तो फीमेल, नागालैंड में फीमेल कितनी हो जाएंगी, आप इसमें देख चुके हैं कि ये आप देखिए 800 और आप इसको देखेंगे तो 3/8, ये आ गया 300। ठीक है, तो आपको इनका अनुपात देखना है कि 300 से 500 कितना प्रतिशत है, तो 500, 300 और इसको आप कर दीजिए 100 से गुणा, तो ये कट गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 500 को 3 से भाग, जब आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 से भाग करिए, तो ये हो गया 500, इसको 3 से भाग कर दिया तो 5 इकन्ने 3 इकन्ने 3, यहाँ 2 आ गए 0, 3 छक 18, फिर 2 आ गए 0, 3 छक 18, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 20, फिर 18, ऐसे ये 6 आता ही रहेगा, तो 166, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 166, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 166 के बाद आप कैलकुलेशन रोक सकते हैं और ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहिएगा, कभी कभार एलिमिनेशन हो जाता है, तो जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 166 जैसे आया वैसे हमने देखा कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर सिर्फ ए ही है। तो ये चीज है, बस यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि एक लिखा रहता उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ताकि आंसर गलत ना होने पाए। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये डीआई का, यदि महिला के लिए कार्यशाला शुल्क 200, अब जैसे जो महिला है, जो फीमेल है, उनको 200 रुपये जमा करने थे पंजीकरण के लिए, और जो मेल थे उनको 250 रुपये जमा करने थे पंजीकरण के लिए, तो कंपनी में चेन्नई से कुल कितनी राशि अर्जित की। अब देखिए चेन्नई से टोटल 1800 लोग थे, जिसमें 3:6 ये रेशियो है, तो इसमें हमें बताना है कि फीमेल ने कितनी राशि जमा की, मेल ने कितनी राशि जमा की और इनका टोटल कितना था। तो ये चीज निकालने के लिए पहले इनके नंबर निकालने पड़ेंगे। देखिए अगर आप निकालेंगे चेन्नई में मेल कितने हैं, तो ये हो गए 1800 और इसको 3/9 करिए, 9 दूनी 18, 200, यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 600। अगर 600 मेल हैं तो फीमेल कितने हो गए, 1800 में से 600 हटा दीजिए, है ना, हाँ 200, 300, 3 दूनी 6, 600 आ गए। अगर आप इसमें फीमेल निकालेंगे तो फीमेल आपकी आ जाएंगी 1800 माइनस 600, ये हो गई 1200, तो 1200 ने जमा किए 200 रुपए और 600 लोगों ने कितने रुपए जमा किए हैं, 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 12 दूना 24 और ये 2 0 और ये 2 0, 2,40,000 यहाँ पे आ गया, और आप ये 600 करेंगे तो 1 2 3 और 25 छक्का 150। ठीक है, तो ये 1,50,000 यहाँ आ गया। तो अगर आपको टोटल बताना था, टोटल कितनी राशि खर्च की गई, तो 2,40,000 प्लस 1,50,000, तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000, 1,50,000, 3,90,000, ये आपका हो गया 3 लाख। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,90,000। ठीक है, ये हो गए आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। तो आज के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
आप इनको रिवाइज करते रहिए और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।